हेलो गाइस, तो ये आपका सेकेंड लैब थर्मोडायनेमिक्स का अगला पार्ट है। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और इसी के हिसाब से अपन कॉन्सेप्ट को ड्राइव करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन फर्स्ट लैब थर्मोडायनेमिक्स में हमने स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन से बहुत थोड़े क्वेश्चन किए थे, तो वहाँ का एक क्वेश्चन है जो कि नोजल पे पूछा गया था। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन के एप्लीकेशन पे क्वेश्चन है। Dry saturated steam enters a frictionless adiabatic nozzle with negligible velocity at the temperature of 300 degrees Celsius. H1 is 2751. It expanded to a pressure of 5 megapascal isentropically. H2 is given. What will be the exit velocity of the steam? देखिए, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक नोजल बोला है। तो नोजल के लिए आपके पास जो स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे तो H1 इक्वल टू हाफ 2000 C1 का स्क्वायर प्लस योर G1 डिवाइड बाय 1000 प्लस हीट सप्लाई दैट इज इक्वल टू H2 प्लस हाफ 2000 C2 का स्क्वायर प्लस Gz2 डिवाइड बाय 1000 प्लस W। अब देखिए, इसमें जो अजम्पशंस दिए रहते हैं, पहला अजम्पशन बोला है कि इनलेट पे आपका जीरो है, पोटेंशियल हेड आपका जीरो है, एडियाबेटिक है तो ये जीरो है, ये आपका जीरो, वर्क डन नहीं हो रहा है, जीरो है। तो यहाँ पे C2 की वैल्यू ये पूछ रखा है। ये आपका C2 की वैल्यू अगर आप देखो, ये जो 1000 से जो डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट है, ये आप उसको किलो जूल जो आप टर्म होता है उसमें कन्वर्ट करते हो, इसलिए इसको कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप C2 की वैल्यू निकालना चाहो तो C2 इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो 2000 H1 माइनस H2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप 2000 को अगर बाहर निकालोगे तो 44.72 और H1 जो आपको दिया हुआ है 2751, H2 2651, मतलब ये 100 आएगा, बाहर आएगा तो आपका कितना बन जाएगा 10, तो 447.2 मीटर पर सेकेंड। देख लो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन आपका जो नोजल पे है कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको बस नोजल के केस में एक फार्मूला याद रखना है, C2 इक्वल टू 44.72 अंडर रूट H1 माइनस H2। अब देखिए, अगर एंथैल्पी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है तो 44.72 अगर टेम्परेचर के टर्म में दिया हुआ है तो यहाँ से Cp तो आपका T1 माइनस T2, और आपको पता है जो Cp एयर के लिए जो होती है 1.005 होती है, तो मतलब नियर टू 1 होता है। इसलिए अगर ये वैल्यू नहीं भी अगर आप कैलकुलेट करते हो, आपके पास टेम्परेचर में वेरिएशन दिया है तो भी आपको जो C2 की वैल्यू हो वो निकल जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ से भी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप बस ये फार्मूला याद रखो, जितने भी आपके नोजल के क्वेश्चन आएंगे वो इसी पे हो जाते हैं, ठीक है। अब स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन का एक क्वेश्चन था, आप अनस्टडी का भी एक देख लेंगे आगे चल करके। अब सेकेंड लैब थर्मोडायनेमिक्स की जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं। अब ये अ हीट इंजन वर्क्स ऑन अ कार्नोट साइकिल, रिसीव हीट एट द रेट ऑफ 50 किलोवाट फ्रॉम द सोर्स 1300 केल्विन, रिजेक्ट इट टू द सिंक एट 400 केल्विन, देन द हीट रिजेक्शन इक्वल टू व्हाट। इन्होंने क्या बोल रखा है, 1300 केल्विन पर एक काम कर रहा है टेम्परेचर पे एक हीट इंजन, हीट सप्लाई कितना कर रहा है 50 किलोवाट, और ये आपका हीट इंजन है, रिजेक्शन कितने पे हो रहा है 400 केल्विन पे हो रहा है। तो इन्होंने बोला कि जो हीट रिजेक्शन है वो कितना होगा, यहाँ से कुछ आउटपुट मिल जाएगा, मतलब आपने पेट्रोल जो लिया था जलाने के बाद इतनी एनर्जी थी, गाड़ी आपकी घूम गई इतना वर्क से, और कुछ रिजेक्शन जो साइलेंसर के रास्ते से बाहर निकला उसकी ये बात कर रहा है। तो हीट रिजेक्शन इक्वल टू व्हाट। अब जो हीट रिजेक्शन आपको निकालने के लिए सबसे पहले आप इफिशियंसी निकाल लो। तो इफिशियंसी आपके पास जो फार्मूला है दैट इज़ 1 माइनस टी लोअर डिवाइड बाई टी हायर। टी लोअर 400, टी हायर आपका 1300 है, तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हो, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू रिजेक्शन डिवाइड बाई क्यू सप्लाई। अब 1 से 1 कटेगा, यहाँ से निकालना क्या है रिजेक्शन, तो रिजेक्शन जो होगा 400 इंटू 50 डिवाइड बाई 1300, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, 400 इंटू 50 डिवाइड बाई 1300, अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो 15.36 के अप्रॉक्स रिजल्ट आ रहा है, मतलब ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा 15.38 है। अब सोचो, इसको आप बिना कैलकुलेटर सॉल्व करना है तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू होती है वो चल जाती है, इसलिए जो रिजल्ट दिया रहता है अप्रॉक्सीमेट में दिया रहता है। ये आपका इंजीनियरिंग सर्विस से 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है जी। आप देख सकते हो ESE में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आजकल पूछने लगा एग्जाम में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
A reversible heat engine rejects 80% of the heat supplied during the cycle of operation. If the engine is reverse and operate at the refrigerator, then its coefficient of performance will be what? इन्होंने क्या बोल रखा है, जो हीट इंजन है उसकी रिजेक्शन जो है आपका 80% ऑफ द हीट सप्लाई, मतलब 0.8 पार्ट ऑफ जो हीट सप्लाई हो रहा है वो रिजेक्ट कर दिया। मतलब जो आपने 100 अगर हीट सप्लाई किया तो 80 उसमें रिजेक्शन है। मतलब यहाँ से अगर आपसे बोला जाए कि हीट रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये जो इंजन होगा आपका उसकी इकोनॉमी बहुत बुरी होगी। इफिशियंसी अगर आप निकालने जाओगे तो यहाँ से इफिशियंसी क्या निकलेगा, हीट रिजेक्शन डिवाइड बाय हीट सप्लाई। तो हीट रिजेक्शन ये 0.8, मतलब यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, जो इसकी इफिशियंसी हुई वो 0.2, मतलब 20% है। समझ रहे हैं, इसकी इफिशियंसी 20% है। लेकिन ये पूछ रखा है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू व्हाट। देखिए उसको रिवर्स किया जा रहा है, मतलब सेम टेम्परेचर लिमिट पे काम करेगा। तो एक फार्मूला आपके पास होता है 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 बाई इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। आपके पास इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन है 1 COP ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालने के लिए बोल रखा है, तो 1 ऑफ COP R दैट इज इक्वल टू 1 बाई 0.2, मतलब आपको ये 5 मिल जाएगा। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर जो होगा वो आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से 17 का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है, इफ़ द थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट हीट इंजन इज 50%, देन द COP ऑफ अ रेफ्रिजरेटर वर्किंग विद इन द सेम टेम्परेचर लिमिट। सेम क्वेश्चन है, कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पे बोल रखा है जो इफिशियंसी है आपका 50%, मतलब दैट इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ R है। तो यहाँ से सॉरी दिस इज 50% ये है अगर आपका, तो ये आपका जो होगा दैट इज इक्वल टू 1 बाई इफिशियंसी, मतलब दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से COP ऑफ R जो होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन देख सकते हो, आसान क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा सा है, इसमें आपको सारे ग्राफ की आपको कितने आइडियाज़ है इसके बारे में बात किया जा रहा है। ये आपका सेम क्वेश्चन ESC में पूछा गया था, जिसको MPSC ने उठा करके एग्जाम में पूछा। अ साइकिल ऑफ प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम शोन इन द फिगर, सेम साइकिल ऑन द टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम की पूछ रहा है। अब देखिए TS डायग्राम जब आप ड्रा करने जाते हो तो सबसे पहले आपको देखना होता है प्रोसेस 1 to 2 को पकड़ो। प्रोसेस A से B ये हमें नहीं पता है कि ये आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है या एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है जी, उसको छोड़ देते हैं। प्रोसेस B to C ये आपको पता है ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और प्रोसेस C to A है ये आपको पता है ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। और जब भी आप कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम की जब बात करने जाते हो तो जो कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपका जो स्लोप होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपका कर्व आता है, मतलब आप कह सकते हो इसका स्लोप TS डायग्राम फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस वो कम होता है, कम स्टीप होता है एज कंपेयर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये अगर आपका कांस्टेंट प्रेशर होगा तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, वॉल्यूम पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब आप यहाँ देख लो कौन सा ग्राफ ऐसा मैच करा रहा है। तो ये देखो ऑप्शन बी की जब बात करते हो तो B से C कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस B से C इस तरीके से, C से जो D है ये आपका आइसोमेट्रिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो यहाँ से आपने देखा इस तरीके से ड्रॉप। अब जो A से B है वो आपका आइसोथर्मल भी हो सकता था, आइसेंट्रोपिक भी हो सकता था, लेकिन इस ग्राफ में आप देख रहे हो तो ये आपका आइसेंट्रोपिक है। तो ये जो आपका ये आया यहाँ से इसको मैच करा दोगे तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। ये आपकी क्लॉकवाइज साइकिल है, ये भी आपकी क्लॉकवाइज साइकिल बनेगी और फाइनली आपको ये रिजल्ट दी जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में एक बोल रखा है 3 इंजन ABC ऑपरेट्स ऑन अ कार्नोट साइकिल रिस्पेक्टिवली यूज एयर, steam, helium as the working fluid. If all the engine operates within the same temperature limit, same high and low temperature limit, then which engine will have the highest efficiency? देखिए अभी मैं कार्नोट साइकिल की जो आपकी जो आउटकम्स है उसके बारे में बता रहा था। तो कार्नोट साइकिल होती है वो रिवर्सिबल साइकिल होती है, और रिवर्सिबल साइकिल यहाँ पे आपको लिख रखा है कार्नोट साइकिल। और कार्नोट साइकिल जो होता है उसकी इफिशियंसी जो होता है वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। तो मतलब मेरे भाई अगर आप यहाँ पे एयर की जगह पे कुछ भी यूज कर लोगे, अगर टेम्परेचर दोनों का सेम है तो इफिशियंसी सेम मिलने वाली है। तो इन्होंने बोल रखा है सेम टेम्परेचर लिमिट पे काम करते हैं तो इफिशियंसी क्या होगी। तो यहाँ से ऑल इंजन विल हैव सेम इफिशियंसी बिकॉज इट इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, इट इज़ नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्यूल। ठीक है, तो ये आपके पास में क्वेश्चन था, इसका काफ़ी आसान सा सॉल्यूशन है।
efficiency of a Carnot engine is 75%. If the cycle direction is reverse, then COP of the reverse Carnot is equal to what? देखो यहाँ पे रिवर्स कार्नोट में आपसे ये नहीं पूछ रखा है कि रेफ्रिजरेटर की या हीट पंप की किसकी इफिशियंसी निकालनी है। तो जहाँ ये कंडीशन नहीं दिया होता है हमेशा आपको रेफ्रिजरेटर की इफिशियंसी निकालनी होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में इन्होंने बोल रखा है जो COP है, आई मीन जो इंजन है उसकी जो परसेंटेज जो दे रखा है इफिशियंसी वो 75%, मतलब 1 बाई इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो 1 बाई 0.75 दिस इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ R, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 1 बाई 0.75 दैट इज इक्वल टू 4/5 माइनस 1, तो COP ऑफ R जो निकल के आएगा वो आपका 0.33। अगर यहाँ से आपसे हीट पंप की पूछता तो 1.33 हो जाता, ठीक है। ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है इसलिए बार बार इसको पूछा जाता है। ये SC एग्जाम में भी पूछा गया था, AE एग्जाम में भी पूछे गए हैं। अगर आपसे डायरेक्टली उसने ये नहीं मेंशन कर रखा है रेफ्रिजरेटर या हीट पंप की निकालो तो हमेशा आप रेफ्रिजरेटर की निकालोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ मैक्सिमम सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ सी इज 30 डिग्री एंड टेम्परेचर ऑफ द डेप्थ इज 4 डिग्री, हाउ मच कैन बी मैक्सिमम थर्मल इफिशियंसी ऑफ ओशियन थर्मल कन्वर्जन प्लांट इज इक्वल टू व्हाट। देखिए ओशियन एनर्जी, आपने देखा ओशियन जो होता है जब सन रेज इस पर पड़ती हैं तो ऊपर का जो सरफेस होता है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। उसका टेम्परेचर इन्होंने बोला 30 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये आपकी 303 केल्विन है, और जो लोवेस्ट लेवल है उसका जो टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 273, तो 277 केल्विन आ जाएगा। तो इन्होंने बोल रखा है थर्मल इफिशियंसी बता दो। आपको पता है इफिशियंसी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो 1 माइनस टी लोअर 277 आपको पता है, और ये आपकी 303 है, यहाँ से निकाल सकते हो। तो 277 डिवाइड बाई 303, ठीक है। तो 1 माइनस आंसर, तो यहाँ से आपको क्या पता चल रही है, जो इसकी इफिशियंसी है वो 8.58% आ रहा है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करके देखोगे तो ऑप्शन ए आपका सही आ जाएगा। तो ये आपका हीट इंजन का जो कॉन्सेप्ट है वो कई जगह काम आता है। आपने देखा जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं तो ओशियन थर्मल एनर्जी जो कन्वर्जन प्लांट होते हैं वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं जो आपका हीट इंजन काम करता है। अगला क्वेश्चन, कार्नोट साइकिल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्रैक्टिकल साइकिल बिकॉज, देखो इसको प्रैक्टिकल साइकिल क्यों नहीं मानते हैं, इसकी इफिशियंसी तो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकलिटी में जाकर के देखते हो तो क्या पता चलता है कि इसमें जो पीवी डायग्राम जो होता है, पीवी डायग्राम आपको अगर इसका याद हो पीवी डायग्राम तो कुछ इस तरीके से पीवी डायग्राम बनता है, और एरिया अंडर द कर्व की जब बात करते हो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, वो वर्क जो प्रोड्यूस कर रहा होता है उसकी बात करता है। तो ये इतना नैरो होता है कि जो इसकी स्वेप्ट वॉल्यूम होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब थोड़ा सा आउटपुट आपको पाने के लिए इतना बड़ा सिलेंडर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना बड़ा सिलेंडर बनाने के लिए इसमें लॉसेस भी होंगे, तो थ्योरेटिकली तो इसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप इसके वर्क डन की बात करने जाओगे तो बहुत कम हो जाएगी। तो पीवी डायग्राम पे जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो बहुत नैरो होता है, मतलब जो डब्ल्यू नेट की जो वैल्यू आएगी बहुत कम आएगी, इसलिए इसको प्रैक्टिकली यूज़ नहीं करते हैं। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है ESC 2018 का क्वेश्चन है, द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ हीट पंप वर्किंग रिवर्स कार्नोट साइकिल इज 6। ये रिवर्स कार्नोट साइकिल की तरीके से काम कर रहा है, इस पे 6 है। इफ़ द मशीन वर्क एज द रेफ्रिजरेटर विथ वर्क इनपुट ऑफ 10 किलोवाट द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट विल बी व्हाट। देखिए आपके पास एक फार्मूला है 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू COP ऑफ हीट पंप। तो यहाँ से COP ऑफ हीट पंप आपको ये दिया हुआ है 6, ये आपका रेफ्रिजरेटर की बात करोगे तो -1 दैट इज इक्वल टू 5, और आप 5 COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल टू डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय W इनपुट। अब आपको ये पता है तो रेफ्रिजरेटर जिसमें जो वर्क इनपुट की बात कर रहा है 10 किलोवाट है, तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना होगा तो आपको पता है ये आपका 5 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिजायर्ड इफेक्ट या रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की जब बात करने जाओगे तो ये आपका 50 किलोवाट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको दिख जाते हैं, डिजायर्ड इफेक्ट ना बोल करके रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोले तो यहाँ पे आप हीट रेफ्रिजरेशन लगाओगे, अगर हीटिंग इफेक्ट बोलेगा तो आपका हीट पंप का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, 2 रिवर्सिबल हीट इंजन आर कनेक्टेड इन सीरीज। पहले आप इसको बना लो, 2 रिवर्सिबल हीट इंजन है जो सीरीज में कनेक्टेड है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया जो कि सीरीज में कनेक्टेड है जी, ये 1 है, ये आपका 2 है, ठीक है। हीट इंजन आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसमें बोल रखा द इफिशियंसी ऑफ दिस इंजन आर 60 and 50%।
इसकी जो 1 की इफ़िशियंसी है, मतलब 1 है आपका 60%, और ये जो 2 है इसकी जो इफ़िशियंसी है वो 50% है। तो बोला इन्होंने इनको कंबाइंड करके अगर सिंगल आप इंजन बनाना चाहते हो तो इसकी जो ओवरऑल एफिशिएंसी होगी वो कितनी आएगी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, ओवरऑल सिग्मा आई मीन एफिशिएंसी ऑफ 1 एफिशिएंसी ऑफ 2 माइनस एफिशिएंसी ऑफ 1 इंटू एफिशिएंसी ऑफ 2, ये आपका फार्मूला होता है। यहाँ से आप ओवरऑल एफिशिएंसी निकाल सकते हो 60%, 50%, ये आपका 30% आ जाएगा। तो 6 5 11 110, यहाँ पे आपको 80% जो एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी अगर आप इनको दोनों को कंबाइंड जो है उसका ओवरऑल एफिशिएंसी निकालो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए ये आपका 2018 में पूछा गया था। इसमें बोल रखा है द रेशियो ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ 1 and 2, जिसमें फर्स्ट है ये सेकंड है, इनकी एफिशिएंसी निकाल दो। तो इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए आपको पता है कि जब एफिशिएंसी निकालने जाते हो तो एरिया अंडर द कर्व जो होता है टीएस डायग्राम पे वो आपकी हीट इंटरेक्शन देता है, एरिया अंडर द कर्व पीबी डायग्राम जो आपका वर्क इंटरेक्शन देता है। एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी मतलब क्या है, डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। एक तो ये तरीके से आप इसको निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप डब्ल्यू नेट की बात करने जाओ तो ये डब्ल्यू नेट हाफ इंटू पहले वाले की केस की बात करो तो T1 ये और T1 माइनस T2, ठीक है, इंटू बेस S2 माइनस S1, ठीक है। उसके बाद में हीट सप्लाई मतलब टोटल, ये आपका जो होता है ये आपका डब्ल्यू नेट देता है, और ये जो टोटल जो एरिया होती है वो आपकी हीट सप्लाई देती है। तो आप टोटल एरिया निकालोगे तो हाफ T1 माइनस T2 इंटू S2 माइनस S1, और ये वाला जो नीचे वाला एरिया इसको निकाल दो, प्लस T2 S2 माइनस S1। अब S2 माइनस S1 तो यहाँ से कट सकता है, मतलब यहाँ से क्या मिल जाएगा T1 माइनस T2, ठीक है। ये 2 इधर ले आओ तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से T1 माइनस T2 प्लस में 2T2, तो यहाँ से T1 माइनस T2, यहाँ से आपको T1 प्लस T2 मिल जाएगा, ठीक है जी। ये आपको ये निकल के आ गया। दूसरे टर्म की बात करते हैं तो ये वाला एरिया जो अंडर द कर्व होगा ये आपका W इनपुट देगा और टोटल जो एरिया होगा आपका हीट इनपुट देगा। तो इफिशियंसी फर्स्ट के लिए ये आया। इफिशियंसी सेकंड की बात करते हैं तो W नेट जो यहाँ पे होगा वो कितना होगा, हाफ T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इंटू बेस योर S2 माइनस S1, ठीक है। उसके बाद में टोटल अगर आप निकालने जाओगे तो ये टोटल एरिया, ये टोटल एरिया, तो T1 के साथ इसको अगर निकाल दोगे तो भी तो निकल जाएगा, तो मतलब T1 S2 माइनस S1 कर देंगे तो भी निकल जाएगा, S2 से S2 चला जाएगा। आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 2T1, ये आपकी इफिशियंसी सेकंड आ गई। लेकिन इन्होंने रेशियो पूछ रखा है तो 1 डिवाइड बाई 2 निकालोगे। तो अब देखो T1 T2 ये तो कॉमन हो रहे हैं, मतलब इफिशियंसी ऑफ 1 जब करने जाओगे तो T1 माइनस T2 T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2 डिवाइड बाई 2T1, T1 माइनस T2 से ये चला जाएगा तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा 2T1 डिवाइड बाई T1 प्लस T2, ठीक है। तो कहाँ है 2T1, T1 प्लस T2, ये आपका डी होगा राइट आंसर। तो आप इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। थोड़ा कैलकुलेशन टफ हो सकता है, बड़ा है, बट आपको बस एरिया निकालना आता है तो आप ये क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ हीट इंजन रिसीव 1220 किलो जूल ऑफ हीट एंड रिजेक्ट इतना ऑफ हीट वाइल ऑपरेटिंग बिटवीन द टू टेम्परेचर लिमिट इतना एंड इतना, इफ़ इंडिकेट द इंजन ऑपरेट्स ऑन द फॉलोइंग साइकिल। देखिए इसको आप निकालने के लिए एंट्रोपी वाला कॉन्सेप्ट निकालो, चेंज इन एंट्रोपी शुड बी 0 फॉर रिवर्सिबल। इसको करके देखते हैं क्या ये इंजन रिवर्सिबल है। तो हीट सप्लाई कितना है 1220 डिवाइड बाई टेम्परेचर कितना है 560, और रिजेक्शन कितना हो रहा है 840, टेम्परेचर कितना हो रहा है 280। इसको करके देखते हैं क्या ये 0 आ रहा है, तो 1120 डिवाइड बाई 560, ठीक है, माइनस आपका 840 डिवाइडेड बाई 280। आप इसको जब कैलकुलेट करके देख रहे हैं तो ये वाली जो वैल्यू है ये तो 2 आ रही है, और माइनस जब आप 840 को डिवाइडेड बाई 280 से करके देख रहे हैं तो ये आपका 3 आ रहा है, ठीक है।
मतलब ये जो टोटल आप चेंज इन एंट्रोपी की बात करोगे तो -1 आ रहा है। और आपको क्या समझ में आ रहा है कि जब एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होती है तो आपकी पॉसिबल है, इन्वर्स के लिए पॉसिबल है, ठीक है। एंट्रोपी इक्वल टू 0 है तो रिवर्सिबल है, और चेंज इन एंट्रोपी अगर आपकी लेस देन 0 है तो आपकी इम्पॉसिबल आएगी, और यहाँ पे एंट्रोपी में चेंज है वो आपकी निगेटिव में आ रही है, मतलब जो इंजन आपका होगा वो इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ें। ये क्वेश्चन देखो, ये आपका अनस्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन गेट में पूछा गया था, गेट 2008 में, गेट 2008 आपकी ISC बेंगलुरु ने बनाया था इस क्वेश्चन को। इन्होंने इसमें क्वेश्चन जो है आपका अनस्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन का क्वेश्चन है। बिल्कुल आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जब भी अनस्टडी फ्लो एनर्जी का इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, मतलब एक पाइप लाइन है यहाँ पे, और आपने क्या कर रखा है, इसमें एक कोई टैंक है, वहाँ पे आप इस पाइपलाइन के हेल्प से एयर भरने वाले हो। टैंक को पहले आपने वैक्यूम बनाया, बाद में आपने इसके वाल्व को ओपन कर दिया। जब उसके वाल्व को ओपन आपने किया तब इस टैंक में फिलिंग होने लग गई। तो उसके बाद में बोला कि फाइनल जो टेम्परेचर है वो कितना होगा। इनिशियल टेम्परेचर आपका 350 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट की जब आप बात करते हो, और ये आइडियल गैस की बात करता है, तो आइडियल गैस में केस में ये देखा गया जो फाइनल टैंक में जो आपकी एंथैल्पी जो इंटरनल एनर्जी आती है ना, वो एंथैल्पी 1 के बराबर हो जाती है, जो शुरुआत में एंथैल्पी होती है। तो यहाँ से एंथैल्पी जो इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है, तो CB T2 दैट इज इक्वल टू CP T1। अब T2 जो निकलता है CP बाई CB इंटू T1, और CP बाई CB जो गामा के बराबर होता है T1। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि T2 की जो वैल्यू होगी 1.4 को अगर आप 350 जो है आपको 350 को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो हमेशा जो T2 की वैल्यू होगी 350 से ज़्यादा आएगी। तो इन्होंने यही पूछ रखा है जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन 350 होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। यहाँ तक हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जितने भी पोर्शन थे हमने कवर कर लिया, और अगले आने वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि एंट्रोपी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एंट्रोपी के ऊपर कितने तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इस चीज़ के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अभी यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज के जैसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है। आपकी गेट में कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं इस तरीके से, वहाँ से हमने क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। आपके जो स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें हर तरीके के क्वेश्चन जो भी आ सकते थे और जितनी पॉसिबिलिटी बनती है वो हमने कवर कर दिया है। तो अगर आप इन सीरीज को ही देख लेते हो तो आपके लिए थर्मोडायनामिक्स बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये 7 से 8 लेक्चर होंगे, इसमें ही टोटल आपका थर्मोडायनामिक्स खत्म कर देंगे। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू।